कि आज के टाइम पे हल्दीराम्स, बीकानेर वाला और जोधपुर मिष्ठान भंडार जैसी फ्रेंचाइजीज पूरे इंडिया में खुल रही हैं। ये लोग कर क्या रहे हैं वो समझिए। यहाँ पर पूरा जो काम हो रहा है वो टीम वर्क पे हो रहा है। टीम वर्क कैसे? हरे कृष्णा दोस्तों, आज आप देखने वाले हैं एक ऐसी सक्सेस स्टोरी के बारे में जहाँ पर आप देखेंगे कि एक अपनी मिठाई की दुकान से पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी कैसे खड़ी करी। साथ ही मैं आपको स्नैक इंडस्ट्रीज़ में बिकानो ब्रांड की सक्सेस स्टोरी भी बताऊंगा, जहां पर अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस मल्टी सिटीज़ में कैसे खड़ा हो, तो आज आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको मैं कुछ ऐसे बिजनेस के लेसन्स दूंगा जहां पर आप बिजनेस को सीखेंगे कि बिजनेस को एक्चुअल में स्टार्टिंग में कैसे करा जाता है, और ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको सफलता की कहानी बताते हुए दूंगा जहां पर आप अपने माइंड में क्लियर कर पाएंगे अपने विजन को। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बीकानेर वाला की। बीकानेर वाला एक्चुअल में इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना, कैसे उसने अपने बिजनेस को एक इंडियन ब्रांड होने के बावजूद उसने पूरे वर्ल्ड में अपनी फ्रेंचाइजी कैसे खड़ी करी, आप ये सीखेंगे। आज के टाइम पे इंडिया में पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज जैसी फ्रेंचाइजीज हैं। हम यहाँ पर जाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, पर आज के टाइम पे आप जाएंगे भारत से बाहर तो वहाँ पर आपको बीकानेर वाला की फ्रेंचाइजीज मिलेंगी, और इंडिया में भी ये फ्रेंचाइजी ग्रो कर रही हैं। तो इस बिजनेस की शुरुआत होती है 1950s में बीकानेर में, जो कि लाल जी अपनी वहाँ पर शॉप खोलते हैं, बीकानेर भुजिया भंडार। वो वहाँ से भुजिया नमकीन बनाते हैं अपने घर से ही। केदारनाथ और उनके भाई दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में आकर मिठाई सेल करते हैं, और बिना किसी शॉप के वो मार्केट में खुद सेल करते हैं 1 to 1 जाके अपने प्रोडक्ट्स को। उसी वक्त वहाँ पर वो परांठे वाली गली में अपनी एक शॉप खोलते हैं। वहां से वो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं भुजिया और नमकीन बेचना। अब देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज अगर आप अपने बिजनेस में देखेंगे तो आपके सामने क्या चैलेंज आता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं बनता है। मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट में बहुत सी कमियां रहती हैं। वैसे ही इनके साथ में हुआ, जब इन्होंने भुजिया नमकीन बनाया तो वो भुजिया नमकीन यहाँ पर नहीं चल रहा था। उसका रीजन था कि भुजिया नमकीन जो ये बना रहे थे वो ऑयल में फ्राई कर रहे थे। पर उस वक्त तक दिल्ली में जितने भी प्रोडक्ट थे जो कि मिठाई शॉप पे बिक रहे थे, जो कि उस वक्त जो फेमस ब्रांड था वो घंटा वाला था दिल्ली में। इस तरह के ब्रांड घी में मिठाई बनाकर बेचते थे, और दिल्ली वालों को आदत क्या लगी थी, घी में खाने की किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को। इन्होंने कस्टमर्स के दिल में नमकीन को खाकर ट्रस्ट दिखाया कि किस तरह से नमकीन खा रहे हैं और इनके गले में भी ऑयल खाकर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इनको भी कोई बीमारी नहीं हो रही है, तो अगर आप भी खाएंगे तो आप भी बीमार नहीं होंगे। इसी तरह से इन्होंने कस्टमर्स को अवेयर कराया कि क्यों ये नमकीन खराब नहीं है। अब आप देखेंगे कि ये क्यों घी में फ्राई नहीं कर रहे थे उस वक्त नमकीन को, क्या रीजन था। इसके पीछे रीजन था कि अगर ये नमकीन को घी में फ्राई करते उस प्रोडक्ट में स्मेल आती। घी कहीं ना कहीं इस तरह के फूड प्रोसेसिंग वाले जो फ्राई वाले प्रोडक्ट्स हैं उसमें कुछ टाइम बाद उसमें स्मेल आने लग जाती है। तो यही रीजन था कि इसी वजह से इन्होंने घी में फ्राई ना करके अपनी नमकीन को ऑयल में फ्राई करके बेचा और अपने मार्केट में अपने कस्टमर्स के बीच में एक विश्वास जगा पाए। अब इनका बिजनेस ग्रो कर रहा था और ये पराठे वाली गली से चांदनी चौक में आ गए। चांदनी चौक में इन्होंने खुद की एक शॉप ली। अब यहाँ पर इनके घर में एंट्री होती है श्याम सुंदर जी की, जो कि बीकानेर से अपने शहर को छोड़कर दिल्ली में आते हैं और वो अपने फैमिली बिजनेस को संभालने लग जाते हैं। धीरे धीरे वो अपने बिजनेस में ग्रो करते हैं और एक ऐसी मिठाई का इनोवेशन करते हैं जो कि उस वक्त तक दिल्ली में इस तरह की मिठाई को कोई भी नहीं जानता था। वो थी काजू कतली। काजू कतली और स्पंज से बने हुए रसगुल्ले उस वक्त काफ़ी इनके फेमस हो गए दिल्ली में। इसके बाद में तो इनके बिजनेस में प्रो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लग गई, और इसके बाद में आउटलेट लिया इन्होंने करोल बाग में। उस वक्त के जो इनके बिजनेस में कॉम्पिटिटर थे, जो कि कुछ हलवाई थे वहाँ पर, जैसे घंटे वाला करके एक फेमस था दिल्ली में, और भी 2-3 हलवाई थे जो कॉम्पिटिटर थे, पर ये उनसे आगे निकल रहे थे। और करोल बाग में जब इन्होंने आउटलेट खोला तो इनके बिजनेस में इनको एक ऐसी बात समझ में आई कि अब बिजनेस को थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए और बिजनेस को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए। जब इन्होंने 2 बातों को फॉलो करा और अपने बिजनेस में धीरे धीरे दिल्ली में 3 से 4 जगह आउटलेट्स खोले, तो यहाँ पर इनको जो बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही थी कि हर जगह माल अलग अलग जगह बन रहा था, जो इनके कारखाने थे, तो फिर इन्होंने उस बिजनेस प्रोसेस को सेंट्रलाइज कर दिया। जिस तरह से मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज आज कर रहे हैं, ये चीज़ इन्होंने पहले ही कर ली थी। सेंट्रलाइज किचन एक ऐसा बनाया जहाँ से माल सप्लाई हो रहा था और अलग अलग अपने आउटलेट्स पर जा रहा था। इस तरह से इन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रेप करा और आज ये बिजनेस काफ़ी ग्रो कर रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जिसकी वजह से ये पैन इंडिया ग्रो करे। इनकी जो स्नैक्स थी, जो ये घर में बना रहे थे बीकानेरी भुजिया, और जो दिल्ली वालों को खिला रहे थे, अब ये कैसे पूरे देश में खिलाने लग गए वो समझिए। ईयर ऑफ 1995 में पेप्सी ने इनके साथ में कोलैबोरेशन करा, और उसी वक्त पेप्सी और बीकानेर वाला ने मिलकर एक जो प्रोडक्ट को लॉन्च करा वो था लहर नमकीन। लहर नमकीन को पैन इंडिया पहुंचाने का काम करा पेप्सी ने और बीकानेर वाला ने। अब यहाँ पर जो बीकानेर वाला जो फ्रेंचाइजी ऑनर थे उस वक्त श्याम सुंदर जी, उन्होंने क्या देखा
कि यहाँ पर वो पेप्सी के साथ में मिलकर बहुत कुछ सीख रहे थे। ईयर ऑफ 1995 तक जो पैकिंग हो रही थी स्नैक इंडस्ट्रीज में जितने भी प्रोडक्ट्स की, तो ये एक माइंडसेट था कि ये जो प्रोडक्ट है जो कि पैकिंग करके हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करते थे ये उस वक्त जब पेप्सी से ये नहीं मिले थे तो छोटे छोटे पाउचेस में पैक करते थे और पाउचेस में पैकिंग के अंदर छेद कर देते थे ताकि हवा लगती रहे नमकीन को। जब पेप्सी ने इनके साथ में कोलैबोरेशन करा तो उसने क्या करा, इन्होंने देखा कि नमकीन के अंदर नाइट्रोजन गैस फिल करके एक अच्छी सी पाउच की पैकिंग कर दी और नमकीन को हवा भी नहीं लग रही है। हम तो हवा लगने के लिए उसमें छेद करते थे ताकि हमारी नमकीन 1 महीने तक पैकिंग में रखे। आज जो पेप्सी है जो हमारी नमकीन की लाइफ 6 महीने से 12 महीने तक उसने बढ़ा दी है। वो कैसे करा? सिंपल सा एक अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कर दिया और प्रोडक्ट की पैकिंग को बेहतर करा और प्रोडक्ट में क्या करा, नाइट्रोजन गैस फिल करके उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ा दी और वहां पर प्रोडक्ट पैन इंडिया बिकने लग गया। इस तरह की बातें इन्होंने सीखी 1995 में। उसी वक्त के दौर में स्नैक इंडस्ट्रीज में इन लोगों ने लहर नमकीन से इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी। पर आज के टाइम पर बीकानेर वाला का खुद का एक ब्रांड है जो है बिकानो। बिकानो पैन इंडिया ग्रोथ कर रहा है, साथ ही आउट ऑफ इंडिया इतना अच्छे से बिक रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक मिठाई की शॉप में कितने सारे बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पर आपको काम करना पड़ता है। आपको अपने कारखाना जो बनाते हैं आप जहाँ पर मिठाई, उसको अपडेट रखना पड़ता है। वहाँ पर स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स को मैनेज करना होता है। साथ ही आपको अपने किचन को अपडेट करना होता है कि कितना आपको प्रोडक्ट लेना है, कितना आपको मिठाई के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा। साथ ही जितने भी वहाँ पर बिजनेस ऑपरेशंस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कि कारखाने पे होते हैं, वो सारे मैनेज करने होते हैं। इनके साथ में जो प्लस पॉइंट रहा जो कि मारवाड़ीज के साथ में रहता है, आप देखते होंगे कि आज के टाइम पे हल्दीराम्स, बीकानेर वाला और जोधपुर मिष्ठान भंडार जैसी फ्रेंचाइजीज पूरे इंडिया में खुल रही हैं। ये लोग कर क्या रहे हैं वो समझिए। यहाँ पर पूरा जो काम हो रहा है वो टीम वर्क पे हो रहा है। टीम वर्क कैसे? ये क्या करते हैं, जितने भी राजस्थान से जो मिठाई शॉप्स बाहर जा रही हैं वो अपने गांव के लोगों पर विश्वास रखते हैं, जगह जगह उन्हीं कारीगरों को रखते हैं, वो लोग ही मिठाई को बनाते हैं। साथ ही वो वहाँ पर पर्सनल रिलेशन बिल्ड करते हैं जो भी बिजनेस ओनर काम कर रहे हैं बाहर में। बीकानेर वाला ने भी आज से 50 साल पहले ही इसी स्ट्रेटेजी को बिल्ड करा। उन्होंने अपने जितने भी कारीगर थे जो मेन अपने फ्रेंचाइजीज में जो प्रोडक्ट को बना रहे थे, वहाँ पर एक रिलेशन बिल्ड करा अपनी टीम के साथ में। और इसी वजह से अगर आपके पास में टीम है और टीम आपके साथ में बेहतर काम कर रही है, आपके मिशन में और आपके विजन में लगी हुई है, तो ही आप तरक्की कर पाते हैं। अदरवाइज आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस पे फंसे रहते हैं, बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इनके बिजनेस आउटलेट्स के बारे में कि बिजनेस आउटलेट्स कैसे खोले। बीकानेर जो भुजिया भंडार था जो दिल्ली वालों ने बीकानेर वाला बना दिया, वो कैसे हुआ? देखिए, श्याम सुंदर जी अग्रवाल के माइंड में एक बात चल रही थी कि इंडिया के जितने भी कस्टमर्स हैं वो कभी भी इंडिया का फूड तो खाना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना ही पिज्जा बर्गर यहाँ पर बिकने लग जाए। तो इसी विजन को लेकर इन्होंने बीकानेर वाला के आउटलेट्स खोले जहाँ पर क्या करते हैं, ये फास्ट फूड सेल करते हैं, मिठाई सेल करते हैं, स्नैक्स सेल करते हैं। इसी तरह से दिल्ली में ये आउटलेट्स खुले। आज के टाइम पे हल्दीराम्स और बीकानेर वाला अपनी जो मिठाई की पैकिंग कर रहे हैं वो एक ही बिजनेस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। आज के टाइम पे जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना के बाद में आपका माइंडसेट बन चुका है कि आपको पैकिंग इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट पैक मिल रहे हैं वो आपके लिए खाना बेस्ट है। तो बीकानेर वाला और हल्दीराम जो आगे देख रहे हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में, वो पैकिंग इंडस्ट्री में मिठाई को पैक करके आगे सेल करने की देख रहे हैं कि कैसे इस प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ा दी जाए और कैसे हम पैकिंग इंडस्ट्री में पैक प्रोडक्ट को बेचें। आप देखते होंगे कि आज के टाइम पे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, इस तरह के प्रोडक्ट पैक होकर जाने लग गए हैं क्योंकि ये लिक्विड में है। आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि जो खोए से बनी हुई मिठाइयाँ होंगी वो भी ये पैक करके कैसे आगे बेचेंगे और उसकी लाइफ कैसे बढ़ा देंगे। तो आपको अपने बिजनेस में हमेशा ये चीज़ें देखनी है कि अगर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं तो आपको उनके साथ में कंपटीशन की जगह उनसे सीखना है। अगर आपने उनसे सीखा और अपने बिजनेस में चेंज करते गए और अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में आगे बढ़ते गए तो आप अपने बिजनेस में ग्रो करेंगे। मैंने इस सक्सेस स्टोरी के माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश करी है कि अगर आपका बिजनेस मॉडल छोटा है, आप छोटी जगह से काम कर रहे हैं, तो अगर आपका विज़न है कि आपको अपने कस्टमर्स तक सेटिस्फैक्शन पहुंचाना है आपके प्रोडक्ट के ज़रिए, तो आप अपने बिजनेस में ग्रो करेंगे। अगर आप चाहेंगे कि आप हमेशा पैसा कमाने की सोच रखें और आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर ध्यान नहीं देंगे तो आप बिजनेस में ग्रो नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।